हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू विमर्श सीयूईटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सीयूईटी के बारे में बता दूं, हमारा कोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन है और डीयू प्रोफेसर्स की गाइडलाइन में हम लोग सीयूईटी का ये कोर्स जो है वो तैयार करवा रहे हैं टू एंश्योर 100% रिजल्ट, ताकि आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज जो है वो मिले। एंड फॉर मोर अपडेट्स आप विमर्श सीयूईटी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस टेलीग्राम चैनल्स हमारे और इंस्टाग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए। इन फ्यूचर अगर कोई भी अपडेट सीयूटी की आती है तो यू गाइस विल गेट टाइमली अपडेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीयूटी का फॉर्म अगर आप लोगों ने भर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही आने वाले हैं, एक चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो फोन नंबर आप लोग फॉर्म्स में देंगे दैट शुड बी एक्टिव। तो कोशिश करना कि आप अपने पेरेंट्स का ही नंबर दें, क्योंकि कभी के बाद डेट्स वगैरह एक्सटेंड होती है, तो और वो अपडेट जो है वो आपको सीयूटी की एनटीए की तरफ से आपके फोन नंबर्स पर आती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ईमेल जो आईडी है वो करेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर, है ना जी। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी डोमेन के मैं लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट होगा, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थ्योरीज मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा जो भी क्वेश्चंस में है, प्लस कुछ 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी पूरी ज्योग्राफी के लिए मैं कुछ पीवाईक्यू से निकाल के लाया हूं, जो मुझे लगता है कि इस बार शोर शॉट आएंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड स्कोप, जिसमें आपको 3 तरह की आइडियोलॉजीज पढ़ाई जाती है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है कि हु डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। किसने बोला था कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस का एक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये जो थ्योरी है वो रेडजेल ने दिया था। अगर हम बात करते हैं ये थ्योरी किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय मिस्टर रेडजेल। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ही एम्फेसाइज किया था कि ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय हूम। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को और किस नाम से जाना जाता है, दिस विल यू गाइस विल गिव मी इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, which school of thought which school of thought in human geography employed the Martian theory to explain poverty and social inequality? कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कूल ने यहाँ पे मार्क्सियन थ्योरी को बहुत फोकस किया था सोशल इनइक्वालिटी को एक तरीके से दर्शाने के लिए? एंड दिस वाज गिवन बाय द रेडिकल स्कूल। तो ये रेडिकल स्कूल था जिसने मार्क्सियन थ्योरी को एम्फेसाइज किया था टू एक्सप्लेन सोशल इनइक्वालिटीज। और सोशल इनइक्वालिटीज आपको पता ही है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब की वजह से जो है वो फैल सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। एक बार जल्दी से इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। अप्रोक्सीमेटली मतलब दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मात्र 10% लैंड पर रहती है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपके पास 90% है। 90% पॉपुलेशन केवल दुनिया के 10% लैंड पर आती है। मैं कुछ नमूने आपको पेश कर देता हूँ। जैसे इंडिया के पास दुनिया का 2.42% एरिया है, मैं तो इंडिया की बात करूं। और इंडिया के पास जो दुनिया का 2.42% एरिया है, इसमें दुनिया की 17.8% पॉपुलेशन के आसपास रहती है, जो कि अमूमन अब अगर हम मान लें तो राउंड फिगर 18 कह सकता हूं। और तकरीबन इतनी ही पॉपुलेशन चाइना के पास भी है। तो इंडिया और चाइना, जो कि दुनिया की वर्ल्ड की 2 सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, इनके पास दुनिया का अप्रोक्सीमेट 40% पॉपुलेशन का चंक तो ये 2 ही कंट्रीज जो हैं वो ले लेती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन? पुश फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो आपको किसी एरिया को छोड़ने में विवश कर देता है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकता है, ये तो उल्टा पुल फैक्टर्स में आते हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी भी पुल फैक्टर है। अगर प्लेजेंट क्लाइमेट है तो ये भी एक पुल फैक्टर जो है ये होगा। और ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप किसी एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पुश फैक्टर की वजह से जो माइग्रेशन होता है, इसको आउट माइग्रेशन आप लोग बोलते हैं। इसको जनरली एमिग्रेशन कहा जाता है। एमिग्रेशन, हालांकि इमिग्रेशन एमिग्रेशन हम लोग इंटरनेशनल टर्म में यूज करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होती है वो 2 तरीके की होती है, कंट्री टू कंट्री इमिग्रेशन या इमिग्रेशन। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो पुश फैक्टर का मतलब वो सारे फैक्टर जो आपको विवश करते हैं कि आप वो एरिया जो है जहां पर आप हैं उसको आप छोड़ दें। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी स्टेज 1, जैसे कि हम सबको पता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई गई थी, है ना। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी स्टेज 1 में क्या हुआ था भाई? स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन जो थी वो स्टेगनेंट चल रही थी, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें स्टडी पॉपुलेशन थी हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थे। साथ के साथ अगले फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये 1951 ऑनवर्ड्स हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी बहुत इंप्रूव होने लगती हैं, जिसकी वजह से एकदम से पॉपुलेशन में बूम आता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1951 से 81 का डेकेड पॉपुलेशन बूम का आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और 1981 से लेकर अभी तक जो है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ट्रेंड है बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में। इंडिया जैसी कंट्रीज में भी पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले कुछ सालों से कम हो रही है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द थ्योरी स्टेटिंग दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड, कि जितना खाने की सप्लाई है उससे कई ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। ये थ्योरी जो थी ये किसने दी थी? दिस थ्योरी इज कॉल्ड माल्थूसियन थ्योरी। इसी को माल्थूसियन थ्योरी बोलते हैं आप लोग, कि नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ द फूड। इट वाज गिवन बाय सर थॉमस माल्थूस, और थ्योरी का नाम था माल्थूसियन थ्योरी। जो ये थ्योरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ये माल्थूसियन थ्योरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये आ गया है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन से। देखो दुनिया में सेक्स रेशियो कैसे दिखाया जाता है, वो सबको पता होगा, यहाँ पर आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा। बट इंडिया में सेक्स रेशियो कैसे दिखाते हैं, पहले तो हम दुनिया की बात कर लेते हैं। दुनिया में सेक्स रेशियो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन अपॉन सॉरी इन 2000 दिखाया जाता है। तो एक तरीके से मेल पर फीमेल इस तरीके से दुनिया में सेक्स रेशियो को दिखाते हैं। बट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स दिखाया जाता है। फीमेल्स पर 1000 मेल से इंडिया में सेक्स रेशियो को दर्शाने की एक कैलकुलेशन है। तो इंडिया की बात वो कर रहा है, इंडिया में सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, और ये मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000 जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। दुनिया वाले जो है वो कुछ इस तरीके से अपनी सेक्स रेशियो दिखाते हैं। इंडिया में सेक्स रेशियो दिखाने का फॉर्मूला आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इसमें से किस कंट्री के पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो था, मोर देन मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें फीमेल्स की तादाद ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ऑफ कोर्स ये कंट्री बाल्टिक कंट्री है, जिसमें 3 कंट्रीज आती है ना बाल्टिक कंट्रीज में, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। इसमें मैं लाटविया की बात कर रहा हूं। लाटविया जो है ये एक ऐसी कंट्री है जिसका सेक्स रेशियो बहुत फेवरेबल है, मतलब फीमेल्स की पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से कई ज्यादा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, पॉपुलेशन पिरामिड की ये बात कर रहा है। पॉपुलेशन पिरामिड जो इस तरीके से बनता है, अगर आपका पॉपुलेशन पिरामिड ऐसे बन रहा है, इसका मतलब लोअर बेस काफी ब्रॉड है। इसका मतलब यंगस्टर्स, इन्फेंट्स आपकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, और जो अपर है मतलब ओल्ड एजेड पर्सन जो है वो कम है। कल को यही ग्रुप जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब इन फ्यूचर आपकी कंट्री जो है वो बूम करेगी, है ना। और अगर आपका पॉपुलेशन कुछ इस तरीके का है, आपका पिरामिड मतलब इन्फेंट्स की पॉपुलेशन आपकी कंट्री में काफी कम है और ओल्ड एजेड पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो कल को यही इन्फेंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऐसे में उस कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में जाएगा। और कभी कभार कुछ बेल शेप भी दिखा देते हैं ना ये लोग, बेल शेप में ओवरऑल आप लोगों की पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर अब आते हैं पॉपुलेशन पिरामिड विद अ वाइड बेस एंड नैरो टॉप, कुछ इस तरीके का पॉपुलेशन पिरामिड जो एक ट्रायंगुलर परफेक्ट ट्रायंगल बनाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर इस प्रकार का पॉपुलेशन पिरामिड बना है आपका, तो इसका मतलब उस कंट्री में पॉपुलेशन आने वाले सालों में एक्सपेंड होने वाली है। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के ट्रेंड को दिखाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप हमारे इंडिया में और अक्रॉस द कंट्री 15 टू 59 माना जाता है। अगर आप 15 से 59 साल के बीच में हैं तो आप वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, मतलब आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि सर नहीं हमने तो 18 साल सुना है। बेटा 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17 साल के बच्चे जो हैं वो इंडिया में काम कर सकते हैं, बट वो हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते। मतलब ऐसी ऑक्यूपेशन में नहीं जिसमें जान जाने का खतरा है, वहां पर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये 15 से 59 साल के बच्चे, सॉरी 15 से 59 साल के लोग जो है वो किसी भी कंट्री में वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। नाउ टेकिंग यू गाइस टू द फोर्थ चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा वो है कि कंसेप्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। देखो ये एक पाकिस्तानी
हैं जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। और महबूब उल हक की थ्योरी को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट है ह्यूमंस की चॉइस को एक्सपेंड करना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज व्हाट एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमन चॉइस, दिस इज व्हाट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सेड। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डैश चेंज। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है जिसमें सभी कंट्रीज को कुछ इंडेक्स में, अगर आप बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर जो इंडेक्स बनता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो क्वांटिटेटिव चेंज हो गया ना, वो तो क्वांटिटी है एक तरीके से, 0 से 1 के बीच में आपको रैंकिंग मिलता है HDI। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो केवल ह्यूमन डेवलपमेंट पूछ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव चेंज नहीं हो सकता है, तो ये क्वालिटेटिव चेंज को दर्शाता है। तो इट इज मोर क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। और ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिकेटर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर जो HDI बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं और वो कौन से हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं जो कि आपके पास नेक्स्ट चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। बहुत परेशान करता है ये। गैदरिंग एंड हंटिंग ये कौन सी ऑक्यूपेशन में आता है? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। गैदरिंग और हंटिंग ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है। मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूं, कोई भी ऐसा काम जो ग्राउंड या वाटर से जुड़ा हो, कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्टली ग्राउंड या वाटर से जुड़ा हो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने वैल्यू एडिशन करी हो, वैल्यू एडिशन करी हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, आप केवल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ओनली यू गाइस आर ऑफरिंग सर्विसेज, तो वो आपके पास टर्शियरी सेक्टर में आता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज में क्या फर्क है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स आर एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल जो है वो कौन से सेक्टर से, बाकी के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल जो है वो कौन से सेक्टर से यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं अगर हम इसमें बात करते हैं? तो गोल्ड कॉलर जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद द क्यूनरी। क्यों? क्योंकि क्यूनरी सेक्टर में जनरली हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स आता है। तो जनरली गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स क्या होता है, जो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक हाईएस्ट लेवल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स के बारे में अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो ऑफ कोर्स आपको आंसर यहाँ पर जो है वो क्यूनरी सेक्टर को टिक करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्विंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो एक्टिविटीज जिसमें रिसर्च है, डेवलपमेंट है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो कौन से सेक्टर में आता है? तो ऑफ कोर्स वो सेक्टर सर क्वार्टरनरी हो गया। तो यहीं पर आपको एग्जांपल क्लियर हो गया, क्यूनरी और क्वार्टरनरी सेक्टर में डिफरेंस क्या हो गया कि क्यूनरी सेक्टर में डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्वार्टरनरी सेक्टर में R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स वेरी हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, IPS IAS IRS ये सब गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स में आते हैं। इसके बाद नाउ टेकिंग यू गाइस टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो ये है, किस कॉन्टिनेंट के पास सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है? किस कॉन्टिनेंट के पास रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा है? एंड 33% ऑफ द वर्ल्ड्स मोटरेबल रोड, है ना, दुनिया का 33% मोटरेबल रोड इसी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। दिस इज अ वेरी हाईली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट जिसको आप लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो वो US हो जाता है। नाउ टेकिंग यू गाइस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which mode of transportation is more suitable for handling the high value or perishable goods over long distance? अगर आपको बहुत ही हाई वैल्यू और जल्दी से सड़ने वाले जो गुड्स होते हैं इनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में आपको लेके जाना है, पहली बात तो वो हाई वैल्यू बोल रहा है, पेरिशेबल बोल रहा है, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर तीसरा हिंट दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको वो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने हैं। तो नो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रादर देन एयर ट्रांसपोर्ट इज बेटर। एयर ट्रांसपोर्ट के अलावा, मतलब नो अदर ट्रांसपोर्ट अदर देन एयर ट्रांसपोर्ट इज बेटर फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब, जहां पर आपको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक पेरिशेबल मटेरियल जैसे कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जाना है आपको, ठीक है, और हाई वैल्यू मटेरियल अगर आप लोगों को वहां पर जनरली ट्रांसपोर्ट करने हैं तो। इसके बाद नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल रोड्स दैट कनेक्ट डिस्टेंट प्लेसेस एंड प्रोवाइड सेपरेट ट्रैफिक लाइंस आर कॉल्ड व्हाट? वो मेटल रोड
जो अलग अलग जगहों को जोड़ती है, और उन मेटल रोड्स में सेपरेट ट्रैफिक लेन्स बनी हुई हैं। फास्ट मूविंग ट्रैफिक राइट साइड चलेगा, अपना ओवरटेकिंग ट्रैफिक जो है सॉरी फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी राइट साइड, ओवरटेकिंग ट्रैफिक भी राइट साइड, मॉडरेट स्पीड वाले मिडल वाली लेन को फॉलो करेंगे, और ट्रक्स और जो हैवी व्हीकल्स है वो लेफ्ट वाली जो एक तरीके से रोड है उसको फॉलो करेंगे। तो जनरली ये सब चीजें जिसमें आप लोगों को बहुत जनरली बड़े बड़े लेन्स हाईवेज दिखते हैं, तो वो क्या है, नेशनल वाटरवे तो नहीं हो सकता है ना, बॉर्डर्स भी नहीं हो सकता है, तो वो एक्चुअली में वो हाईवेज हैं। और इसी चैप्टर में आपके पास टाइप्स ऑफ रोड्स आ गया है ना। एक बार जल्दी से आपको बता दूं, नेशनल हाईवेज को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ये मैनेज करती है। इसी के साथ आ गया आपके पास स्टेट हाईवेज हो गया और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हो गया। ये दोनों हाईवेज को स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर मैनेज करेगा। नेशनल हाईवेज इंडिया में केवल 3% ही है, बट 40% से ज्यादा ट्रैफिक इंडिया में नेशनल हाईवेज में चलता है। ये पॉइंट मैं आप लोगों के एनसीईआरटीज में से ही बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास आती है रूरल रोड्स। रूरल रोड्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सीजनल रोड्स हैं, 12 महीने नहीं चलती हैं। इसके अलावा आपके पास बॉर्डर रोड्स आती हैं। बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने के लिए इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। तो एक बार जल्दी से मैं ताज़ा कर दूं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में बोर्ड के दौरान पढ़ी थी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर में आपके पास कई सारे पोर्ट्स हैं। मैं जल्दी से पहले पोर्ट्स पर आ जाता हूँ। मेरे पास अगर कोस्टल लाइन के हिसाब से मैं आपको पोर्ट बताऊं, है ना, वैसे तो वाटरवेज हैं, इसमें सीवेज होंगे, बट फिर भी जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला पोर्ट है हल्दिया। हल्दिया पोर्ट चला गया बेटा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद पारादीप पोर्ट आ जाता है उड़ीसा में, पारादीप। पारादीप के बाद आंध्र प्रदेश का पोर्ट जो है वो है विशाखापत्तनम। क्या हुआ ये, हाँ जी, आंध्र प्रदेश का जो पोर्ट हुआ वो हुआ विशाखापत्तनम। दिस इज विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के बाद तमिलनाडु में आ जाइए, तो ये वाला पोर्ट जो है दिस इज चेन्नई पोर्ट, और चेन्नई पोर्ट के साउथ में दिस इज तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन पोर्ट। जल्दी से केरला आते हैं। केरला में ये पोर्ट जो है दिस इज कोच्चि। कोच्चि पोर्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पर मैंगलोर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में है। मैंगलोर पोर्ट के ऊपर गोवा का पोर्ट है मार्मागांव, मार्मागांव। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बॉम्बे का पोर्ट जो आ जाता है, बॉम्बे का पोर्ट, दिस इज बॉम्बे पोर्ट विच इज JLN पोर्ट। JLN पोर्ट के बाद यहाँ पर ये हो गया कांडला पोर्ट। तो ये बेसिक इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स हो गए। ठीक है, फिर नेशनल वाटरवेज को भी आप याद कर लेना। नेशनल वाटरवेज 1 to 5 है, कभी के बार वो क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि मैं आगे भी कुछ लेकर आया हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड में आता है कि किस रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक को ओपेक के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ओपेक का मतलब वो देश जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं उनको ओपेक कहते हैं। सिल्क रूट हिस्टोरिकली कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट किया करता था, सिल्क रूट। और अगर मैं ओपेक के बारे में बताऊं तो ये एक मेजर ऑयल ब्लॉक है, एक मेजर ट्रेड ब्लॉक है जिसमें ऑयल्स की ट्रेडिंग जो है वो होती है। सिल्क रूट मेजरली अगर हम बात करते हैं तो रोम को चाइना से कनेक्ट करता था, रोम को चाइना से कनेक्ट करता था मेजरली सिल्क रूट। इसके बाद टेकिंग यू गाइस टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट वाले इस चैप्टर में फ्रेंड सबसे पहला आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1991। 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर अ सेटलमेंट टू बी कॉल्ड एज अर्बन। बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। कितनी कम से कम पॉपुलेशन आप लोगों को चाहिए कि आप उस एरिया को एक अर्बन पॉपुलेशन में क्वांटिफाई करें। तो सेंसस के अकॉर्डिंग वो पॉपुलेशन जो है वो 5000 की होती है। तो अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग चलते हैं आगे तो इट इज कॉल्ड 5000। अगर किसी एरिया में 5000 लोग हैं प्लस 75% से ज्यादा लोग, 75% से ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। मैं जल्दी से ताजा कर दूं आपकी यादें, आप ये सब पढ़ के आए हैं। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अगर आप लगते हैं 70%, 75% से ऊपर मेल पॉपुलेशन, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है बट मैं वो नहीं बोलूंगा, सेक्सिस्ट रिमार्क मैं क्लास में नहीं देता हूँ। तो ऑफ कोर्स मेल हो फीमेल हो, अगर 75% से ऊपर की टोटल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स में लगी हुई है तो मैं उस पॉपुलेशन को, उस एरिया को अर्बन एरिया काउंट करूंगा। इसके बाद व्हाट इज द डेंसिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन अर्बन एरिया, ये उसी में लिखा था। कम से कम हमने ये तो पढ़ लिया 5000 लोग होने चाहिए, कम से कम 75% से ज्यादा जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होनी चाहिए, और प्लस 400
पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 400% पर किलोमीटर स्क्वायर का तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, तभी आप उस एरिया को अर्बन एरिया क्वांटिफाई करेंगे, सॉरी क्लासिफाई करेंगे, अदरवाइज वो एरिया अर्बन एरिया नहीं होगा। इसके बाद कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, स्लम्स लाइक धारावी आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय, धारावी जैसे जो स्लम्स हैं, इसमें आपको जनरली क्या, पहली बात तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम, और अब तो दुनिया बोल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, धारावी में ज्यादातर जो घर है वो काफी ज्यादा टूटे फूटे से हैं, तो डिलापिडेटेड, सॉरी क्या कहते हैं, डिलापिडेटेड हाउसेस, और हाइजीनिक कंडीशन बहुत पुअर है। तो धारावी जैसी स्लम्स में ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है बेटा। नाउ टेकिंग यू गाइस टू द 9th चैप्टर विच इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इस पूरे की पूरे लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर में जो आप लोगों को लेके चलना है वो क्या है, टाइप्स ऑफ लैंड्स पुट टू यूजेस, टाइप्स ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज। तो यहाँ पर लैंड यूज कैटेगरीज एक बार आप लोग देख के जाना, ठीक है। कभी के बार वो आ जाती है, जैसे नेट सोन एरिया क्या है, करंट फॉलो लैंड क्या है, अदर देन करंट फॉलो लैंड क्या है, बैरन लैंड्स आप किसको बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड्स क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला वो बोल रहा है किस, अच्छा इसी में फॉरेस्ट लैंड भी आते हैं, फॉरेस्ट एरियाज, और फॉरेस्ट एरियाज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आगे आपके सामने कवर करूंगा। पहली बात वो बोल रहा है कि विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज कंसीडर्ड द मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में क्या था। अगर हम पढ़ते हैं तो आप लोगों के चैप्टर में रॉयटवारी, महालवारी, इक्तादारी ये सब नहीं लिखा हुआ है, जमींदारी सिस्टम के बारे में बता रखा है। तो जमींदारी सिस्टम जिसमें टू बी वेरी स्पेसिफिक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है बंगाल का। इसके बाद टेकिंग यू गाइस टू क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच इज आस्किंग अस कि नेट जोन एरिया प्लस फॉलो लैंड्स। फॉलो लैंड्स क्या होते हैं बेटा, करंट फॉलो लैंड वो होता है जिस लैंड को क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद 1 साल तक या 1 साल से कम तक आपने खाली छोड़ा हो, मतलब नॉन कल्टिवेटेड। और अगर कोई लैंड 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड तक नॉन कल्टिवेटेड रहता है तो वो अदर देन फॉलो लैंड्स हो जाता है, करंट फॉलो लैंड्स हो जाता है। तो नेट जोन एरिया, फॉलो लैंड्स और कल्चरेबल वेस्टलैंड, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो जनरली क्या बनता है, अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल कल्टीवेबल लैंड बनता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कल्चरेबल वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब कि भाई साहब जमीन में दम है, एग्रीकल्चर कर सकते हो आप, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हो। करने को कर तो सकते ही हो बट आप कर नहीं रहे हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर देखकर चलनी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर आता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कल्टीवेटेड एरिया इज कवर्ड बाय इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो इंडिया के कितने प्रतिशत एरिया को यहाँ पर कवर करती है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर एक बात बोली जाती है ना कि हमारा इंडिया जो है वो ज्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर करता है। क्यों, क्योंकि केवल 33% लैंड ही इंडिया में इरिगेटेड फार्म्स हैं, ओनली 33%, नॉट मोर देन दैट। नाउ टेकिंग यू गाइस टू चैप्टर नंबर 10 वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास 28 आता है, फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास कितना है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ। तो टोटल वाटर का अगर हम फ्रेश वाटर बताए तो 3% से ऊपर नहीं है आपके पास, और 3% में भी आपको पता है कि 2 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो जमा हुआ है, और ग्राउंड वाटर काफी कम है। उसके बाद इसी चैप्टर में आप लोगों के पास सरफेस वाटर, रन ऑफ वाटर है ना, ये सब चीजें जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, एक एक पॉइंट में उसको देखते हुए चलना। इसके बाद हालांकि मैं एक स्लाइड अभी और लेकर आऊंगा और 50 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद विच ग्रुप ऑफ स्टेट शो वेरी हाई अर्बनाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सॉरी वेरी हाई यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। भारत के किन राज्यों में ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इसमें तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में ज्यादातर जो धान की खेती हो रही है, मतलब जो भी ये लोग पेडी कल्टीवेशन करते हैं पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में ज्यादातर, लिखने दे भाई, अरे पंजाब हरियाणा में ज्यादातर जो पेडी कल्टीवेशन होता है, पेडी कल्टीवेशन प्लस जो ये वीट कल्टीवेशन करते हैं वहां पर, वो ज्यादातर उन्हीं पानी से करते हैं जो ये ग्राउंड वाटर से लेते हैं। और क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर है वो तेजी से कम हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज डज इंडिया पोजेस। दुनिया के कितने
मतलब अगर दुनिया का पानी 100% के हिसाब से मान लिया जाए तो इंडिया के पास दुनिया के पानी का कितना परसेंटेज है? इंडिया के पास दुनिया के पानी का ओनली 4% है। हम लोग बस दुनिया के पानी का 4% ही अपने पास रखते हैं, नॉट मोर देन दैट। नाउ टेकिंग यू गाइस टू मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे माइका के बारे में, बॉक्साइट के बारे में बता रखा है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। माइका एक नॉन मेटल है बट मेलिएबल है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में उसको यूज करते हैं। इंडिया माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना, और एक्सपोर्टिंग कंट्री भी मान सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ पर पढ़िए। किस रिवर में इंडिया के 97% से ज्यादा कोल रिजर्व्स मिलते हैं? मतलब इस रिवर वैली में 97% से ज्यादा कोल रिजर्व्स मिलते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। और रिवर में है दामोदर, सोने, महानदी। दामोदर, सोने और महानदी ज्यादातर इस पूरे चैप्टर में बेल्ट्स बता रखी है। तो जो इंडिया की एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो है, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट मिनरल रिसोर्सेज की, वहां पर आप लोगों को ज्यादातर कोल रिजर्व्स देखने को मिलता है। अच्छा, मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र की कोस्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, जहां पर ऑफ शोर माइनिंग होती है। ऑफ शोर वहां से क्या निकालते हैं हम लोग समुद्र के तल से? ऑफ कोर्स वी आर डूइंग मुंबई हाई में आप लोग क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, और क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट ऑप्शंस में पेट्रोलियम दिया हुआ है, तो मैं इसको टिक कर रहा हूं। नाउ टेकिंग यू गाइस टू क्वेश्चन नंबर 33। मैंने बताया था नॉर्थ ईस्टर्न कई सारी बेल्ट्स हैं इस चैप्टर में। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो है, इसमें दिस बेल्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में इसमें से कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? बेटा नॉर्थ ईस्टर्न अगर मैं बात करूं तो केरला, तमिलनाडु तो चले गए साउथ में, हिमालयन रेंज हो गया नॉर्थ में, गुजरात राजस्थान चला गया नॉर्थ वेस्ट में। तो ऑफ कोर्स छोटा नागपुर प्लेटू जो कि बिहार वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया से इलोंगेटेड निकलता है, झारखंड को कवर करता है, और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के, एंड उड़ीसा प्लेटू। तो छोटा नागपुर एंड उड़ीसा प्लेटू जो है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आता है। इसके बाद डिगबोई जो कि असम में है, और सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। और सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया आपको। डिगबोई ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया का, और ये कौन से स्टेट में आता है? तो इट कम्स इन असम। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। नाउ टेकिंग यू गाइस टू द नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस चैप्टर में आपके पास सबसे पहला आता है हुगली। हुगली इंडस्ट्रियल बेसिन कौन सी रिवर के पास में है? ऑफ कोर्स हुगली रिवर के पास। और हुगली रिवर के बारे में यहाँ पर आप जरूर एक चीज अपने दिमाग में डाल लेना, जो रिवर हुगली है, दिस रिवर हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? जब एक नदी किसी बड़ी नदी से पानी अलग लेकर चल लेती है ना, उस पानी को डिवाइड कर देती है, तो ऐसी रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो बोला जाता है। और हुगली रिवर के किनारे पे ही कोलकाता पोर्ट जो है वो बसा हुआ है, मतलब कोलकाता सिटी, सॉरी। इसके बाद नाउ टेकिंग यू गाइस टू 36 क्वेश्चन। विच इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलपमेंट वाज डिपेंडेंट ऑन पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? काफी स्टैटिक क्वेश्चन हो गया यार ये तो। ये बोल रहा है कि कौन से इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की वजह से हुआ था? ऑफ कोर्स वो रीजन है बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन। बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन का जो डेवलपमेंट है वो पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की वजह से हुआ था। और इसी में टाइप्स ऑफ टाउन्स भी आपके पास आ जाते हैं ना। मॉडर्न टाउन्स वो टाउन्स हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, है ना। उसके बाद टेम्पल टाउन्स में आपके पास आ जाता है मथुरा, वृंदावन, है ना। आज के डेट में ये टाउन्स रिलीजियस टाउन्स के रूप में भी आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आपके पास न्यू दिल्ली आ जाता है, और सभी स्टेट्स की कैपिटल आ जाती है ना। तो ये बोल रहा है कि मथुरा जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। मथुरा को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है। मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, इसलिए मथुरा को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहा जाता है। नाउ टेकिंग यू गाइस टू क्वेश्चन नंबर 38, जो कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आया है। इसमें बेटा वो भरमौर रीजन वाली वो है, केस स्टडी है इस चैप्टर में। इंदिरा गांधी केनाल वाली केस स्टडी अगर आपको याद आ रही हो, तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को 5th 5 ईयर प्लान के दौरान इनिशिएट किया गया था। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन डैश मैनर, इन सस्टेनेबल मैनर। रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना, मतलब इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज जो है वो मिले। और ये सस्टेनेबल मैनर में रिसोर्सेज को यूज करना, यही कोर गोल है। दिस इज द कोर गोल ऑफ मॉडर्न प्लानिंग। अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोर गोल ऑफ
मॉडर्न प्लानिंग, तो आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन यूज हो रखी है कि कोर गोल ऑफ मॉडर्न प्लानिंग इज टू यूज द रिसोर्सेज सस्टेनेबली, रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना। इसके बाद नाउ टेकिंग यू गाइस टू 40th क्वेश्चन, व्हिच अप्रोच एम्स एट रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट। कौन सी अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस कम होते हैं, है ना। वो भारमोर वाले केस स्टडी से ये लेकर आ गया है। रीजनल सिस्टमैटिक यही होता है। तो रीजनल अप्रोच में स्पेसिफिकली एक टारगेटेड मैनर में रीजनल इम्बैलेंसेस को कम किया जाता है, और वो अप्रोच जो है वो रीजनल अप्रोच है। तो रीजनल प्लानिंग की अप्रोच रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने के लिए अपनाई जाती है। नाउ टेकिंग यू गाइस टू 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी चैप्टर नंबर 14 से है, और सॉरी चैप्टर नंबर तो सारे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हमारे। अब मैं कुछ मिक्स अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्स है। सबसे पहला है पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, पॉसिबल है कि मैं एनवायरनमेंट को चेंज कर दूं। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या था, कुछ पॉसिबल नहीं है, एनवायरनमेंट खुद ही आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो, कि एनवायरनमेंट ही डिटरमाइन करेगा कि व्हाट यू गाइस कैन डू, है ना। तो पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट क्या था। पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट था कि ह्यूमंस कैन मॉडिफाई द नेचर विद इन लिमिट्स, कि जो मानव है वो नेचर को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट। और इससे पहले जो कंसेप्ट था वो था डिटर्मिनिज्म, जिसमें यह बताया गया था कि ह्यूमन जो है वो नेचर की डिक्टेट्स पर चलते हैं। ह्यूमंस कौन है, ह्यूमन स्लेव्स हैं नेचर के। नेचर जैसा बोलेगी ह्यूमन को वैसा ही करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट को एक्सप्रेस किया जाता है एज लाइफ बर्थ पर हाउ मेनी बर्थ्स। क्रूड बर्थ रेट को हमेशा सीबीआर इज अ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, तो यहां पर 1000 पीपल में आप क्रूड बर्थ रेट को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद जापान का यहां पर कंसेप्ट आ गया है, एजिंग पॉपुलेशन इज द प्रोसेस। एजिंग पॉपुलेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स व्हाट। मतलब एजिंग पॉपुलेशन एक कंट्री का पिरामिड कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप देखें मतलब जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो उस कंट्री में ज्यादा होती है, तो ऑफ कोर्स एजिंग पॉपुलेशन जिसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन का जो शेयर है वो प्रोपोर्शनली लार्जर होता है, प्रोपोर्शनली बाकी सब एज ग्रुप से उनका एज ग्रुप का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। इसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा में कौन से जेंडर को टिपिकली ज्यादा न्यूमरस माना जाता है अर्बन एरियाज में। विच जेंडर इज टिपिकली मोर न्यूमरस इन अर्बन एरियाज। भाई देखो डेवलप्ड कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एक बड़ी स्टडी निकल कर आई है कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री अगर बनाना है तो उस कंट्री में सेक्स रेशियो फीमेल्स के फेवर में होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में सेक्स रेशियो फीमेल के फेवर में नहीं है तो वो कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या वो डेवलपिंग कंट्री है। अगर मैं इंडिया की ही बात कर लूं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो 2011 सेंसस में इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा मानी जाती है इन कंपैरिजन टू द मेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ क्यूनरी प्रोफेशनल। अभी आपको बताया था क्यूनरी प्रोफेशनल वो है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं आता है। और हाईएस्ट डिसीजन मेकर इसमें फार्मर नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता, फैक्ट्री वर्कर नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकर में किसी कंपनी का सीईओ आ सकता है ना। तो वो एक तरीके से गोल्ड कॉलर जॉब है, क्यूनरी जॉब है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वो वैंकूवर को कनेक्ट करता है सेंट जॉन सिटी से, है ना। और ट्रांस कैनेडियन हाईवे नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में पड़ता है, इफ यू ऑल रिमेंबर दिस। इसके बाद वाराबंदी सिस्टम। वाराबंदी सिस्टम क्या था, देखो भाई वाराबंदी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस वाराबंदी सिस्टम को इंदिरा गांधी कैनाल वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो प्लानिंग वाला चैप्टर था। और इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में वाराबंदी सिस्टम को यूज किया गया था, जिसका मतलब था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर, कि कैनाल से जो पानी आएगा वो सभी लोगों में इक्वली डिवाइड होगा। उसी सिस्टम को वाराबंदी सिस्टम कहा गया था। Coming to question number 48, which state has a high level of urbanization in India compared to the others? इसमें से देखो मैं पहली बता दूं आप लोगों का जो चैप्टर है ना, उसमें दोनों ही स्टेट का मतलब योर डॉक्यूमेंट का मतलब आपका चैप्टर जो है इट मेंशंस ओवरऑल इंडिया
का जो अर्बनाइजेशन रेट है वो 31.16% है। ओवरऑल इंडिया का जो, ये मुझे नीचे लिखना चाहिए था, ऑफ कोर्स आपको आंसर ही मिल गया होगा। तो बिहार, उड़ीसा, हिमाचल से ऑफ कोर्स गोवा और महाराष्ट्र का जो अर्बनाइजेशन है वो ज्यादा है, और ओवरऑल इंडिया का अर्बनाइजेशन जो 2011 के सेंसस में था वो 31.16% था। इसके बाद नाउ गाइस, टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं तो एक स्मार्ट सिटीज मिशन भी मेरे को याद आ रहा है, आप लोगों के चैप्टरों में है। स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है वो जरूर लेकर आऊंगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत मिशन में वो क्या करना चाह रहे थे? वो एक्चुअली में सैनिटरी कंडीशंस को इंडिया में बेटर करना चाह रहे थे। तो स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2014 टू इंप्रूव, इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं हो सकता, लिटरेसी रेट नहीं हो सकता, रोड सेफ्टी नहीं हो सकता, तो ऑफ कोर्स सैनिटरी कंडीशंस इन स्लम्स ही होगा। इसके बाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सजेस्ट व्हाट? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सजेस्ट करता है कि नेचर मदर नेचर है, और मदर नेचर ही ह्यूमन को डिक्टेट करती है, कि जो भी मदर नेचर बोलेगी वही ह्यूमंस को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। दिस थ्योरी इज व्हाट यू टर्म एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दैट आई ब्रॉट टुडे। इसी तरीके से 50, 60, 70 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी लेकर आऊंगा, और आप, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के माध्यम से I'll try to improve your geography. I'll try to make you guys score in your CUET domain. और ज्योग्राफी के डोमेन में आप 100% ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। 13 चैप्टर तो कुल मिलाकर है, बोर्ड्स में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और जो भी मैं चीजें यहाँ पर लेकर आऊंगा वो इस तरीके से लेकर आऊंगा कि आप लोगों ने बोर्ड्स में भी वो पढ़ी हैं, एक तरीके से आप लोगों का वो हो जाएगा, रिवीजन टाइप की चीजें जो हैं वो आप लोग यहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पर इसी तरीके के 50 और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ये मत सोचना कि ये 50 क्वेश्चन सर के बहुत सिंपल थे, हम लोगों ने ये कर रखे हैं। बेटा इन्हीं क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस को जोड़कर भी वो पूछ सकता है। तो मेरा काम आप लोगों को क्वेश्चन देना नहीं है, मेरा काम एक्चुअली में आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट वो भी वो टॉपिक के जो मुझे लगता है कि इस बार के सीयूईटी के पेपर में बहुत ज्यादा आ सकते हैं। और विमर्श सीयूईटी में बिल्कुल भी अपन बगलोली नहीं करता है, हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों के, ताकि वो डोमेन में जो है वो अच्छे मार्क्स से पास हो। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, तभी मैंने बोला कि डीयू के प्रोफेसर की गाइडेंस में जो है ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोफेसर जो डीयू में पढ़ाता है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें ड्रीम होता है बच्चों का पढ़ने का, स्पेशली नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। तो ये ऐसे 2 कैंपसेस हैं जहां पर कई सारे टॉप नॉच कॉलेजेस आप लोगों को मिलते हैं। और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं बेटा, इसमें भी बोलूंगा कि एक अच्छा कॉलेज जो है वो आपको एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट दे सकता है ना। लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक अच्छे कॉलेज का आपके पास होना बहुत जरूरी है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। पहली बार चैनल पर आए थे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे वो सभी क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं दूंगा हार्ट, ताकि सभी बच्चे समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। We'll see you in the next video. Till then, goodbye, take care, and all the very best for your upcoming future.